ठीक है। अगेन स्वीटनिंग इंडेक्सिंग मतलब कौन कितना मीठा होता है, किसके अंदर कितना शुगर कंटेंट प्रेजेंट है और कितनी स्वीटनेस है, ये डिफाइन करता है स्वीटनिंग इंडेक्स। यहाँ पे एक जो आपको ध्यान में रखना है, जनरल शुगर की बात छोड़ के मोनेलिन जो कि एक प्रोटीन है, ठीक है, एक फ्रूट सोर्स से मिलता है, इंडियन फ्रूट नहीं है ये, एक फ्रूट सोर्स से इसको ऑब्टेन किया गया है, उसका स्वीटनिंग इंडेक्स सबसे हाई है अपने अर्थ पे। एंड केमिकल सैकरीन प्रोड्यूस होता है, उसके भी स्वीटनिंग इंडेक्स हाई है। नेचुरल रिसोर्सेज से तो काफी ज्यादा हाई है, मतलब मोनेलिन नेचुरल है, मोनेलिन नेचुरल है, नेचुरल है, एक कोई फ्रूट है उसके अंदर पाया जाए, प्रोटीन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन है, वो याद रखें। अब एक बात आती है रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप फ्री प्रेजेंट है, मतलब वो लीनियर फॉर्म में होगा तभी फ्री प्रेजेंट होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइड कीटोन के केस में इंटरमीडिएट फंक्शनल ग्रुप, मतलब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को डिफाइन किया गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन फ्रीली अवेलेबल हैं दूसरे रिएक्शन के लिए, एक्सेप्ट कि साइक्लिक कन्वर्जन। ऐसे शुगर को बोलते हैं जहां पे अवेलेबल है उनको बोलेंगे रिड्यूसिंग, जहां पे नहीं अवेलेबल है साइक्लिक स्ट्रक्चर सारे जिसमें फॉर्म हो गए वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाए, ठीक है। अब अल्कोज का हमने देखा है कि कई सारा जो एटीपी एनएडीपी एनएडी एफएडी सब देखते आ रहे हैं वो सभी क्या है, राइबोज के फॉर्म है, उसमें इनकॉर्पोरेट किया। और नेक्स्ट इज लिपिड। लिपिड के बारे में मेन चीज यही है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मच मच लो होता है कंपेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इसके बाद बॉन्डिंग मोनो माइक्रोमोलिक्यूल है, ये रिटेंटेड का पार्ट है, ये सब हम पहले ही बता चुके। अब जो बॉन्डिंग होगी वो एस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा, एस्टर लिंकेज बनता है लिपिड के केस, ठीक है। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड जब मिलके बनते हैं तब आपका एक सिंपल लिपिड बनता है, ठीक है। एक ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे, 3 फैटी एसिड यहाँ पे आएगी, तब जाके आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड बनेगा। ग्लिसरॉल एक ग्लिसरॉल है अपने आप में, वो एल्कोहलिक मॉलिक्यूल है, वो लिपिड नहीं है। ट्राइग्लिसरॉल 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 को हम बोलेंगे सिंपलेस्ट लिपिड, ठीक है। मतलब ग्लिसरॉल जो ग्लिसरॉल था उसके तीनों हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल को रिमूव कर रिप्लेस कर दिया गया है, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं, 3 एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो गए, ठीक है। अब इसी में आप एक फैटी एसिड चेन को रिमूव कर दो, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो यहाँ पे, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, तो एक टेल पोर्शन हो गया इसमें, एक हेड पोर्शन हो गया। नॉर्मल केस में भी हम बाइलिपिड लेयर की बात ना करें तो भी ये ऐसा स्ट्रक्चर शो करेगा, एक ग्लिसरॉल वाला हेड पोर्शन होगा और एक हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन होगा। क्लियर बच्चों। फिर यहाँ पे हम डेरिवेटिव की बात करें, रिएक्शन तो हमें समझ में आ गया, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और सिंपल फैट फॉर्म हो रहा है इस केस में, 3 फैटी एसिड आके बाइंड कर। फिर हमने एक बात की है टिल्ट की, सैचुरेशन अनसैचुरेशन की। जब तक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो अनसैचुरेटेड रहेगा, मतलब कंप्लीटली सारे हाइड्रोजन जितने उसमें ऐड हो सकते हैं वो अभी ऐड नहीं हुए हैं। चांसेस है कि आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अटैच कर दो, तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, और जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए उनका सैचुरेशन आ गया। अब यहाँ पे आप सिर्फ तोड़फोड़ कर सकते, हाइड्रोकार्बन चेन को कम ज्यादा कर सकते, ठीक है। कोई डेरिवेटिव होगा तो हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्लेस करके कोई मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, लेकिन बीच में आप नहीं ऐड कर सकते, मतलब बिना हाइड्रोजन को रिमूव किए आप नहीं ऐड कर सकते, तो दैट इज सैचुरेशन। मतलब हाइड्रोकार्बन अपना फुल्ली सैचुरेटेड हो चुका है, जैसे अभी हमारे एंजाइम के केस में हम लोग देखे थे सारी एक्टिव साइट बाइंड हो गई तो फुल्ली लोडेड हो गया, सैचुरेशन आ गया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है लिक्विड फॉर्म में कौन सा रहता है बेटा, अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में रहता है।
ठीक, अब इसमें आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड का जो भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए बेटा उसको प्रायोरिटी पे रखना है, रिवाइज कर लेना अपना। ठीक है, ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक, ये दोनों के लिए एक इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड या एसेंशियल लिपिड, एसेंशियल फैट, कुछ भी बोल रहे हैं। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपको अलग अलग तरीके से यूज होती हुई मिलेगी। फैटी एसिड का मतलब भी लिपिड बोल देते हैं, फैट का मतलब भी लिपिड बोल देते हैं, लिपिड का मतलब फैट और ऑयल दोनों हो जाता है। ठीक है, तो लिनोलिक और लिनोलेनिक ये ऐसे हैं जो कि बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं और इनको हम डाइट से लेते हैं, डायरेक्ट डोज। फिर हमने जो फॉस्फोलिपिड का चेन बढ़ा रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाइलिपिड स्ट्रक्चर बढ़ाया है, वहां पे हम फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड बार बार बोलते हैं। इसका मतलब क्या, लिपिड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो गया, तो उसको अटैच होने के लिए क्या चाहिए, एक फैटी एसिड की साइड चेन को रिमूव कर दे और फॉस्फेट ग्रुप वहां पे अटैच हो गया तो फॉस्फोलिपिड बन जाए। अगेन जब जहां पे भी टिल्टेड स्ट्रक्चर है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, इसलिए एक जगह से ये झुका हुआ बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ध्यान रखना है कि जो टेल है जो अंदर की तरफ है वो हाइड्रोफोबिक होगा। सिंपल सा फिनोमेना है बेटा, जो वाटर को फेस कर रहा है वो हमेशा लविंग एंड होगा, फिलिक एंड होगा। ठीक है, लिपिड लेयर ऐसे हो रही है, ऐसे 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 है, इसमें प्रोटीन की एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब अंदर ये टेल है, तो हाइड्रोफोबिक यही हुई जो अंदर की तरफ छुप रहा है, जो डर रहा है वाटर से, फोबिया है जिसको वाटर से, वो हाइड्रोफोबिक। तो टेल इज हाइड्रोफोबिक एंड हेड इज हाइड्रोफिलिक, जो बढ़िया से उसके आगे आस पास इंट्रास्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड की आप बात कर लो, वो फ्लूइड वहां पे फ्लोट हो रहा है, मतलब उसके अंदर वाटर कंटेंट है, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हम यहाँ पे इस रिंग का नाम कौन बताएगा, रिंग का नेम क्या है और साइंटिफिक नेम? वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ये रिंग जो होती है वो 17 कार्बन रिंग है। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है बेटा ये सब ध्यान में रखोगे, रिवाइज कर लोगे। ठीक है, दीज थ्री आर एसेंशियल फैटी एसिड, कौन सी, LLA। ठीक, ट्रिक चाहिए तो ध्यान दो, लाल। और ऐसे ट्रिक पे मत जाओ बेटा, फिर ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक याद करनी है। ठीक है, ट्रिक को याद करने के लिए भी एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, इतनी सारी ट्रिक हो जाएगी। फिर इन्हीं का डेरिवेटिव होते हैं टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉयडल हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डेरिवेटिव होता है। इस तरीके की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको लाइन बाय लाइन हम नहीं बोल रहे, टाइम जाएगा, ये सब आप रिवाइज करोगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, मोर माइक्रोमोलिक्यूल चल रहा है ये, और अलोंग विद मैंने कार्बोहाइड्रेट में नहीं आया अभी, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं आया, तो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, सिंपल सुगर मॉलिक्यूल और क्या, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये सब मिलके बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड वाली इंफॉर्मेशन याद रखनी है। सिंपल यूनिट, रिपीटिंग यूनिट पूछा जाए, मोनोमर पूछा जाए न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड का, तो मोनोमर हमेशा न्यूक्लियोटाइड होता है, न कि न्यूक्लियोसाइड होता है। क्लियर, जब तक ये तीनों मिलके बार बार रिपीट नहीं होंगे तब तक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं जनरेट हो। तो रिपीटिंग है, और उसको फॉर्म करने के लिए ये बॉन्डिंग आपकी नहीं रोल प्ले करती है, उसको फॉर्म करने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रोल प्ले करती है। ठीक है, मतलब जो बैकबोन है वो रोल प्ले करेगी। अब यहाँ पे हम ज्यादा नहीं बोल रहे। प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन पिरिमिडिन क्या हो गया, डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन में आपका आ जाता है ए और जी, एडनिन गुआनिन। प्यूरिन कभी प्यूरिन से बाइंड नहीं करता डबल स्ट्रैंडेड बनाने के लिए। आरएनए अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वो फ्री रहेगा नाइट्रोजनस बेस। जैसे कल थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि आरएनए राइबोजाइम कैसे एक्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें फ्री नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे सपोज ए प्रेजेंट है, एमआरएनए घूम रहा है साइटोप्लाज्म में, उसके पास ए है, और राइबोजाइम में यू प्रेजेंट है, तो ए और यू मिलके बाइंड कर जाएंगे, उस बाइंडिंग उसको ब्लॉक कर देंगे। अब ए वो ए किसी कोडॉन का पार्ट रहा होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, बैक आ जाते हैं। तो प्यूरिन पिरिमिडिन ध्यान में रखना है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान रखने के लिए काफी चीजें हैं,
क्योंकि ये आपको इनहेरिटेंस चैप्टर में मैं इसके मॉलिक्यूलर बेसिस में मैं आपको इसके ऊपर ले जाऊँ कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे रोल प्ले कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है। तो ये सारे उसके छोटे वाले पार्ट हैं, इनको ध्यान में रखोगे। एडनिन का क्या स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का क्या स्ट्रक्चर है, थाइमिन का क्या है, साइटोसिन का क्या है, यूरेसिल का क्या है। ठीक है, थाइमिन के लिए एक पॉइंट ये ध्यान में रखोगे कि दिस इज मेथाइलेट फॉर्म ऑफ यूरेसिल, and again this is the proof of RNA synthesized before than DNA। अर्थ पे पहले आरएनए आया है फिर डीएनए आया। क्लियर, क्योंकि यूरेसिल पहले आया है, थाइमिन बाद में आया। कोई क्वेश्चन है यहाँ से तुम लोगों का तो पूछ सकते हो, वरना हम इस पे नहीं रुक रहे अब ज्यादा। सारे एग्जाम्पल तो आपको याद करने होंगे। न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड क्या है? हाँ, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर। थोड़ा हम ही कम बोल रहे हैं क्या, तुम लोग भी आपस में बोल रहे हो? शांत रह के एकदम सुनो। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर जब बाइंड करते हैं तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, SIDE। न्यूक्लियोटाइड जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाएगा तो टाइड बोलेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की बात की है हमने। साइन साइन सफिक्स लगाओगे एंड में तो वो न्यूक्लियोसाइड्स हो जाएंगे। ठीक है, एडनोसाइन, गुआनोसाइन, यूरिडी। एंड इसी तरीके से डीऑक्सी राइबोज में लगा रहे हो तो डीऑक्सी एडेनोसाइन, डीऑक्सी पहले लग जाएगा, प्रीफिक्स में डीऑक्सी आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड, जब न्यूक्लियोसाइड को आप फॉस्फेट के साथ बाइंड कर दोगे ना, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अगेन ये डीऑक्सी भी हो सकता है एंड राइबोज भी हो सकता है। क्लियर, सेम वे में। अच्छा, ये यहाँ पे तुम लोग आ गए थे, वेलकम क्यों आ गए? क्लियर है बेटा, ये बॉन्डिंग को ध्यान में रखना है। ये तीनों मिलके मोनोमर यूनिट बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, अब इसमें मैंने बात की थी कि कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड भी है, न्यूक्लियोटाइड है जो कि आपके न्यूक्लिक एसिड को नहीं बना रहे, तो वहां पे मैंने AMP, GMP, ADP, ATP और ATP को डिटेल में बताया। तो ATP क्या है, एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एडेनिन के पास सुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, एडनोसाइन है तो सुगर मॉलिक्यूल भी है, लेकिन उसपे फॉस्फेट अटैच्ड हो रहा है और वो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट नहीं है। एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, उससे क्या जनरेट हो गया आपका एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दो मॉलिक्यूल है तो डाई, सिंगल है तो मोनो। ठीक है, और इसमें ज्यादा एनर्जी किसके पास है, इस बॉन्ड के पास। जब अल्फा अल्फा बीटा और गामा गामा अटैच्ड हो जाएगा तो ये हाई एनर्जी है, इसलिए इसमें हाई एनर्जी किसके पास है, ATP के पास, थर्ड नंबर। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन बताया था, अभी ये रिपीट भी हुआ है। एक्सर्गोनिक, एंडरगोनिक। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा तो एंडरगोनिक रिएक्शन है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो एनर्जी सबस्ट्रेट से निकल चुकी है, वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो जाएगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स तो बेटा बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसलिए हम बार बार बोलते रहो। नेक्स्ट आते हैं अब मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो मोनोमर से फॉर्म होती हुई लॉन्ग चेन क्या हो जाएगी आपकी, मैक्रोमोलिक्यूल हो जाएगा। इसमें लिपिड को नहीं पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ लेंगे अपन, पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट के लार्जर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे कोई डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड इनका स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये हमेशा लॉन्ग चेन होगा। ठीक है, मोर देन 1000 अमाइनो एसिड समझ सकते हो, एक्सेप्शन भी है इसके। तो एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड जनरेट करती है प्रोटीन को, और सेम वे में न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन जनरेट करेगी आपकी न्यूक्लिक एसिड को। टेबल रिवाइज करना बेटा, कंपोजिशन जो ध्यान में रखना है 70 to 19, और ये सब क्वेश्चन के पार्ट है। टेबल फिगर जितने भी दिए हुए वो सब क्वेश्चन के पार्ट। ठीक है, पॉलीसेक्राइड मोर देन 9 मोनोसेक्राइड, इसलिए हम बोलते हैं ध्यान में रखो। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आ गया सामने तो उसी ABCD में इनको करेक्ट करके आना है। ज्यादा चाणक्य नहीं बनना है कि बहुत ज्ञान लेके आया, 9 मोनोसेक्राइड हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो 10 इज ऑल्सो ओके। ठीक है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स
एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट। एक जो कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखना है, मोनो डाई ओलिगो तक स्वीटनेस है, पॉलीसेक्राइड में स्वीटनेस नहीं है, कहीं नहीं। क्या स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ये मीठे नहीं होते। आपको खाने में जो मीठा लग रहा है वो फ्रक्टोज जा रहा है, फ्रूट को खा रहे हो तो फ्रक्टोज जा रहा है। क्लियर? जो आपकी टेबल शुगर है वो सुक्रोज है। इस तरीके से आप ध्यान में रखो। होमोपॉलीसेक्राइड क्या हो गया? सेम रिपीटिंग यूनिट, सेम मॉलिक्यूल का बना हुआ है तो होमोपॉलीसेक्राइड। मिक्स है तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है। अब इसी का रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करा दें तो पॉलीसेक्राइड ब्रेक डाउन हो सकता है ओलिगोसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में एंड मोनोसेक्राइड। ठीक। और डिहाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं तभी पॉलीसेक्राइड बना है। तो रिवर्स रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोलिसिस, बोथ आर रिवर्स रिएक्शन। पॉलीसेक्राइड में अब कैटेगरी वाइज पढ़े तो फूड स्टोरेज, जिसमें स्टार्च आ जाएगा। स्ट्रक्चरल, जो आपका स्ट्रक्चर बना रहा है, सेलुलोज आ गया, सेल वॉल का कंपोजिशन, पैक्टीन वगैरह, ये सारे क्या हो गए आपके स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। और जो आपके लिक्विड में प्रेजेंट है, मतलब जो आपका म्यूकोसा है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जहां जहां लिक्विड डिपॉजिट हो रहा है, लिक्विड का सिक्रेशन हो रहा है, जैसे सलाइवा वगैरह हो गया, इन सभी जगह जो प्रेजेंट होगा वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है। क्लियर? एनिमल के केस में बात करें, स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन होता है तो वी कैन से इट इज एनिमल स्टार्च। ये सब ऐसे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और प्लांट के केस में वो स्टार्च रहता है, स्टार्च के फॉर्म में। अगेन आई रिपीट कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, प्लांट खुद यूज करता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पढ़ाएंगे तुम्हें, फ्लोएम की फंक्शनिंग पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो डाइसेक्राइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है ताकि प्लांट का कोई ऐसा पोर्शन जहाँ पे ऑलरेडी लीफ जर्मिनेट हो रखी है, बड़ी बड़ी लीफ प्रेजेंट है, वो फोटोसिंथेसिस कर रही है, वो खाना बना रही है। अब वही घर में छोटे बच्चे हैं जहाँ पे नई नई बड निकल रही है, छोटी छोटी लीफ जनरेट होने वाली है, तो वो फोटोसिंथेसिस बहुत लो अमाउंट में कर रहा है। ग्रीन पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन वो क्योंकि ग्रो कर रही है, अभी बढ़ रही है, वहां पे बर्ड लग रहा है, वहां पे फ्लावर लग रहा है, वहां पे फ्रूट्स लग रहा है, तो उस जगह को ट्रांसपोर्ट करके सुक्रोज को पहुंचाया जाता है। तो ग्लाइकोल फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज हुआ, और इसके बाद भी प्लांट का काम हो चुका है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में ग्लूकोज जो फॉर्म होता है वो यूज होता है इस पूरे अर्थ पे। जो तुम्हारी एनर्जी की साइकिल चल रही है, जो न्यूट्रिएंट की साइकिल चल रही है बेसिकली कहें तो, उसको चलाने के लिए ग्लूकोज यूज हो रहा है। तो वो सिंथेसाइज प्लांट ने किया, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। उसके बाद पूरा जो ये मेंटेनेंस हो रखा है वो स्टार्च के फॉर्म में जो स्टोरेज है उसी से फिर कन्वर्ट होके अलग फॉर्म में जा रहा है। ठीक है। जस्ट कि कोई कार्निवोर है, कार्निवोर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हर्बीवोर। हर्बीवोर कहीं ना कहीं प्लांट को खाया है, उसके अंदर स्टार्च आया है, उसके अंदर वो मीट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर जो लोग नॉनवेज हैं वो उसको खाए तो उनके बॉडी में गया। तो एट द एंड लिंक हमारा वही है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से ही लिखते हैं, चाहे हर्बीवोर हो चाहे कार्निवोर हो। और सेम वे में अगर एक शेर की बात कर रहे हो कि वो घास फूस नहीं खाता, उसको इस फोटोसिंथेसिस से क्या फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो खरगोश खा रहा है, जो लोमड़ी खा रहा है, जो चीजों को खा रहा है, वो कहीं ना कहीं फूड चेन में प्लांट को ही खाए हुए। क्लियर? तो वापस आ जाते हैं। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को यहाँ पे ध्यान में रखना है। हेलिकल फॉर्म में है, अनब्रांच्ड है तो एमाइलोज स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड है तो एमाइलोपेक्टिन है। और एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज दोनों मिलके बनाते हैं आपका स्टार्च। बॉन्डिंग कौन सी होगी? अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर? अब ये परसेंटेज वगैरह तुम लोग रिवाइज करोगे, कितने मॉलिक्यूल के बाद बाइंडिंग होगी। सेम वे में ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में अगेन अल्फा डी ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट है और ये एनिमल स्टार्च है। ठीक, अल्फा 1,4 लिंकेज है, अल्फा 1,6 लिंकेज प्रेजेंट होगी यहाँ पे। इनुलिन को एक अलग से ध्यान में रखना है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है और बहुत लो अमाउंट में इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसलिए हम ग्लूकोज को यूनिवर्सल मॉलिक्यूल लेते हैं, ग्लूकोज इज अ यूनिवर्सल मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चरल की बात करें तो काइटिन, सेलुलोज, जब हम काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, क्यूटेनेसियस एक्सोस्केलेटन, इस तरीके की बात की है, तो वहां पे स्ट्रक्चर को बनाने में कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो सारे कार्बोहाइड्रेट आपके हो गए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। काइटिन ध्यान रखो, फिर सेलुलोज हो गया, सेल वॉल का कंपोजिशन है, प्राइमरी सेल वॉल के कंपोजिशन में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन तीनों आ जाते हैं। मिडिल लैमेला की बात करें तो वहां पे
कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट आ जाते हैं, मिडिल लैमेला के कंपोजिशन हो सकते हैं। तो ये जो पैक्टिन जा रहा है ये सभी क्या है आपके पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो सेलुलोज हमें ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चरल में आएगा। ठीक, बाकी सारी कहानी कि ह्यूमन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, रुमिनेंट जो कैटल्स है आपके वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया मैथेनोजन बैक्टीरिया उनके गट में प्रेजेंट होते हैं जो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, और उनके पास एंजाइम भी है ऐसे जो सेलुलोज को डिग्रेड कर सकते हैं। एक टर्म यहाँ पे था सेलोबायोज, दिस वन। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, नोट डाउन कराया था मैंने। जब सेलुलोज ब्रेक डाउन होके डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो चुका है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेलोबायोस। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, आयोडीन से रिएक्शन, आयोडीन रिएजेंट के Ki के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं। तो स्टार्च आपका ब्लूइश कलर देगा, क्योंकि उसकी जो एमाइलोज की हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें आयोडीन को वो ट्रैप कर लेता है, और जब आयोडीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल ट्रैप हैं तो उसका कलर चेंज होके ब्लूइश कलर, डार्क ब्लूइश कलर में दिखेगा। ठीक है, सेलुलोज के केस में वो पर्पलिश टाइप का लाइट कलर दिखेगा, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर नहीं देगा। तो बहुत सर्टेन अमाउंट में भी अगर स्टार्च प्रेजेंट है उसके लिए ये आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होता है, पोटेशियम आयोडाइड वाला। करेक्ट, ब्लू नहीं रहेगा तो ब्लैक, अब ब्लू ब्लैक दोनों है तो ब्लू। ठीक है, फिर आता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, जितना भी अपना हाइलोरोनिक एसिड है, कार्टिलेजनस का फॉर्मेशन है, सलाइवा में जो सिक्रेशन है वो सब अपना क्या हो गया, म्यूकस में जो प्रेजेंट है स्लाइमी सब्सटेंस, ना एकदम रिजिड हो रहे हैं ना वो स्टोरेज में है, तो उनको कलेक्टिवली हम लोग म्यूकोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। अब ये सारी आपके होने चाहिए, टेस्ट होने वाला है, प्रिपरेशन कर लेना बेटा। हम ऐसे हलवा क्वेश्चन बना के नहीं देंगे, फिर भी हलवा रहे, पढ़े रहोगे तो सब हलवा ही हो। अच्छा, हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज बार बार बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखो, इसमें जाइलुलोज, मैनोज, गैलेक्टोज एंड एरेबिनोज सब है। तो दिस इज अगेन अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसमें आपको नैग नैम वाली इंफॉर्मेशन, काइटिन का नाम आया है, सेलुलोज का नाम आया है, स्टार्च का नाम आया है, ग्लाइकोजन का नाम आया है, इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन का भी नाम आया हुआ है। तो वो सब चीजें जरा ध्यान में रखो। आ जाते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन के बारे में रामाचंद्रन जी ने दिया था, जो इनिशियल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं वो सभी क्या हो गए, प्राइमरी प्रोटीन। अब प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी तक का सफर प्रोटीन को तय करना है। हर प्रोटीन क्वार्टरनरी तक नहीं जाता है, जो टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल है उनको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तक जाने की जरूरत नहीं है, फंक्शनलिटी तक ही जाना है, फोल्ड होके फंक्शनल और स्टेबल रहना है, यही काम है प्रोटीन का। क्लियर, बिल्डअप मटेरियल का मतलब ग्रोथ को एनहांस कर रहा है, तो जबरदस्ती उसको क्वार्टरनरी में नहीं जाना। तो फंक्शनल प्रोटीन आर क्वार्टरनरी एंड टर्सरी बोथ। क्लियर, प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी तुम्हारा स्ट्रक्चरल में हो सकता है, टर्सरी भी तुम्हारा स्ट्रक्चरल में रोल प्ले कर सकता है। प्राइमरी का कोई काम नहीं है, प्राइमरी सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू राइबोसोम से सिंथेसाइज होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रेवल करके आता है, उसके ल्यूमेन से, वेसाइकल से होता हुआ गोल्जी के पास जाएगा, गोल्जी में मैच्योर होगा, कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी में, टर्सरी में कुछ एडिशनल, जैसे सपोज अभी अभी एंजाइम खत्म किया हो, एडिशनल फंक्शनल हम कहें कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम बनना है, तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होगा गोल्जी के अंदर, और उसके बाद सिक्रेटिंग वेसाइकल जो ट्रांसफर करके ले जाएगी उसको टारगेट साइट पे। तो इस तरीके से रोटेशन होता है, मतलब स्टेबलाइजेशन होता है, बॉन्डिंग होती है प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में। अब एक चीज ध्यान में रखो, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड नहीं ऐड होते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी चेन ऐड हो सकती है, लेकिन अमाइनो एसिड आप ऐड कर दो ये नहीं है, क्योंकि अमाइनो एसिड का सिंथेसिस इज एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और वो सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम कर रहा है। क्लियर, तो जो भी प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनना था, अमाइनो एसिड जितनी उसके अंदर आनी थी वो बन चुकी है।
सेकेंडरी के केस में बीटा प्लेटेड या कई सारे प्लेट, कई सारे पॉलीपेप्टाइड आपस में ज्वाइंट होके सेकेंडरी और फिर टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो सिंगल चेन उसकी हमेशा प्राइमरी रहेगी। आप एक सेकेंडरी को ब्रेक डाउन करके प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ सकते हो, एक टर्सरी को ब्रेक डाउन करके उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देख सकते हो, क्वाटर्नरी को अगेन ब्रेक डाउन करके उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, लेवल ऑफ बाइंडिंग, कॉइलिंग, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंजाइम प्रेजेंट है, तो उनको एक कहते हैं ना कि गिवन स्पेस में हर कोई फिट होना चाहता है। क्लियर? उसी तरीके से साइटोप्लाज्म के एक सेल के अंदर जो उनको जगह मिली है, वहां पे हजारों एंजाइम, हजारों प्रोटीन को प्रोड्यूस होना है, फिट रहना है, तो वो क्वाइलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपका क्रोमोसोम की बात करें, डीएनए की बात करें, वो सभी क्वाइलिंग को शो करते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड आपको ध्यान में रखनी है, एंड ध्यान में रखना है, हमेशा टर्मिनल एंड अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एंड होगा। स्टार्टिंग वाला अमाइनो, एंड वाला कार्बोक्सिलिक। बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहे हैं, आयनिक बॉन्ड हो रहे हैं, लेकिन जो स्टेपलर की तरह बॉन्डिंग को फिक्स करेगा, एक स्ट्रक्चर जो कंप्रेस हुआ है उसको फिक्स करेगा, वो लिंकेज होती है डाइसल्फाइड लिंकेज। दो अमाइनो एसिड की साइड चेन में जो सल्फर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, तो डाइसल्फाइड लिंकेज जनरेट होगा अलोंग विद अदर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। इज इट क्लियर? ज्यादा तो नहीं हो रहा अभी? हम कल भी करा सकते हैं रिवाइज, लेकिन तुम्हें समझ में आनी चाहिए और तुम्हारी भी क्वेरीज होनी चाहिए। कथा की तरह रिवीजन भी कर रहे हो तो रोज हम ही बोलते रहे, उसका क्या मतलब? ठीक है, तो बीटा प्लेटेड सीध हमने देख रहा है कि एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर, और वो हेलिकल क्वाइल नहीं बना रहा है, प्लेटेड स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो दैट इज बीटा प्लेटेड सीड। एंड जब वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर, इसके अलावा भी स्ट्रक्चर होते हैं। कोलेजन की बात की थी, कोलेजन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकली क्वाइल्ड होके कोलेजन को बनाती है। कोलेजन हेलिक्स इज फॉर्म ऑफ कोलेजन, LAGEN। ठीक है, कोलेजन हेलिक्स में लिखा होगा यहाँ, व्हेन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स coiled अराउंड ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, उस केस में बनेगा आपका कोलेजन हेलिक्स। टर्सरी स्ट्रक्चर की बात की, टर्सरी स्ट्रक्चर तक आते आते हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे अब फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं। इट कुड बी एंजाइम, एन एंजाइम हो सकता है, आपका हार्मोन्स हो सकते हैं, या अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब ये फंक्शनल फॉर्म में आ गए, तो इनको फंक्शनैलिटी करने के लिए जो हमने ज्यूटेराइनिक इफेक्ट और पीएच का वेरिएशन, वो सब चीजें, टेम्परेचर, इस चीज, कंसंट्रेशन, इन सब चीजों का इन पे इम्पैक्ट पड़ता है, इनकी फंक्शनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या है कि स्ट्रक्चर फॉर्म वाले अमाइनो एसिड प्राइमरी प्रोटीन सेकेंडरी में कन्वर्ट हुए, और उसके बाद वो चले गए अपने जहाँ पे स्ट्रक्चरली उनको, जैसे कैरेटीन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, अब ये कैरेटीन फॉर्म हो चुका है। ठीक है, ये मॉडिफाई मेटाबॉलिक रिएक्शन से इंटरनली नहीं हो रहा है, कम चांसेस है। जैसे हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, अभी कैरेटिन की बात करें, तो आपने इसको एक्सटर्नल कैसा फैक्टर दिया, उससे ये इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन फंक्शनल प्रोटीन, फंक्शनल एंजाइम, जो इंटरनल एनवायरमेंट हमारे सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर है, उससे वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं। ठीक है, अगेन अगर एंजाइम है तो अभी अभी देखा पीएच, टेम्परेचर, उनका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इनहिबिटर कंसंट्रेशन, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय पीएच, टेम्परेचर एंड सराउंडिंग में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, जो उसके अंदर बाइंड करके उसके आर चेन को डिस्टर्ब कर दिए, तो उसका इफेक्ट भी पड़ जाएगा फंक्शनैलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। The changes in these factors severely affect the tertiary structure of the protein. अब ये राउंडेड होगा, स्फेरिकल होगा टर्सरी स्ट्रक्चर, तो मोस्टली क्या होते हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन के फॉर्म होते हैं। इसमें तुम्हारा एक चेन की बात की थी यहाँ, हीमोग्लोबिन की चेन दिखाया, हाँ, ये सिंगल चेन की बात। ठीक है, ये दैट इज नॉट द कंप्लीट हीमोग्लोबिन। तो एक सिंगल चेन की बात की, यहाँ पे देखो डाइसल्फाइड ब्रिज भी आ गया, साइड में आपके अदर बॉन्ड भी बन रहे हैं। ठीक है, आपकी आयनिक बॉन्ड भी बन रही है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है। तो इस तरीके के हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को भी शो कर रहा है, अलग अलग इंटरेक्शन है। along with this that sulfide bridge is most important। सबसे अगर एक को प्रायोरिटी देनी है तो आप सल्फाइड को दो। ठीक है,
क्वाटरनरी, टर्सरी और क्वाटरनरी में सिर्फ इतना डिफरेंस है बेटा, फंक्शनल ये भी है, फंक्शनल वो भी है। अभी जैसे मैंने बोला ये हीमोग्लोबिन की सिंगल चेन है, तो अल्फा चेन या बीटा, देखो बीटा पॉलीपेप्टाइड लिखा है, ठीक है, लेकिन एक बीटा पॉलीपेप्टाइड अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल फॉर्म में नहीं है, ये हीमोग्लोबिन नहीं बना रही है। तो अब क्या होगा, कई जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें तो वहां पे 2 अल्फा 2 बीटा आते हैं, तो जब आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स 2 अल्फा 2 बीटा सबको ज्वाइंट कर देगी, तब आपका एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का फॉर्म होगा। तो बॉन्डिंग वही है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड है। अगेन उनके बीच में जब बॉन्डिंग बनेगी और उसको फिक्स करना है, फिर से डाइसल्फाइड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड फिर से बन रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड को ज्वाइन किया जा रहा है। जैसे हीमोग्लोबिन की आप बात करें तो दैट इज अ क्वाटरनरी फंक्शनल प्रोटीन स्ट्रक्चर, वहां पे आपको अगेन पॉलीपेप्टाइड के कन्वर्जन फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद भी आपको चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चाहिए, जैसे यहाँ एग्जांपल में भी दिया है 2 अल्फा 2 बीटा मिलेंगे तब जाके आपका एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरीके से मायोग्लोबिन जो मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई में रोल प्ले कर रहा है, और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और आयरन इसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है, हर एक चेन के पास एक आयरन ग्रुप। क्लियर है? तो टर्सरी और क्वाटरनरी दोनों फंक्शनल है, दोनों स्टेबिलिटी को रिटेन कर चुके हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी को रिटेन नहीं किया है। मतलब अल्फा पॉलीपेप्टाइड बीटा पॉलीपेप्टाइड वो भी स्टेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है। सारी क्वाइलिंग हो चुकी है, सारी बॉन्डिंग हो चुकी है, लेकिन अब ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जाने के लिए इनको डिफरेंट डिफरेंट टर्सरी स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसे तुम समझो। तो अलग अलग नंबर ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर चाहिए और उससे ये ज्वाइंट करेंगे। अब आयरन मॉलिक्यूल हुआ तो आयरन तो अपना राइबोसोम ने नहीं बनाया था, ठीक है, आयरन हमारा कैसे हो गया, जैसे मेटलो ऐड करने की बात की हमने, तब जाके एक हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो मतलब गोल्जी के अंदर कैसे कैसे प्रोसेस चल रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन को वो फोल्ड कर रहा है, मॉडिफाई कर दिया, सेकेंडरी और टर्सरी में ले आया, ठीक है, अल्फा चेन को फोल्ड किया, बीटा चेन को फोल्ड किया, 2 अल्फा 2 बीटा को फोल्ड कर दिया, अभी भी फंक्शनैलिटी। और ये अगर हीमोग्लोबिन में जा रहा है तो ऑलरेडी अल्फा चेन, जैसे देखो बीटा पॉलीपेप्टाइड हीम ग्रुप से बाइंड होता है, ठीक है, तो इसको बाइंड करते चल रहा है। ये अल्फा चेन हमारी हो गई और इसके साथ एफई हमने ज्वाइन कर दिया एक साइड, बीटा चेन एफई ज्वाइन एक साइड, ठीक है, इसी तरीके से 2 और हो गए। अब इन चारों को मिला दे तब जाके आपकी एक सिंगल हीमोग्लोबिन बनती है, ऐसे बिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये जो आपके आरबीसी के अंदर पैक होके घूम रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई सप्लाई जो हम इतना बोल रहे हैं इस टाइम, जो हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, इसमें इनहेलेशन में जो मेरे सेल के मेटाबॉलिज्म चल रही है उसको जो ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए वो ये हीमोग्लोबिन मेंटेन करता है, ठीक है। तो अभी बस इतना, टर्सरी क्वाटरनरी को याद रखो, दोनों को रिलेट करो, होल्डिंग को ध्यान रखो। जैसे देखो अब ये सारा रेड वाला आपका क्या शो कर रहा है, हीम ग्रुप हीम ग्रुप हीम ग्रुप, तो ये अलग बना था, ये अलग बना था, ये अलग बना था, ये अलग बना था। अब इनके सीक्वेंसेस भी स्पेसिफिक होते हैं। अब खाली बना था से तो आपकी पढ़ाई नहीं हो जाएगी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो इन सीक्वेंसेस को पढ़ोगे। हाँ होंगे, थोड़ा सा रख लो भाई, वो जो क्वेश्चन पूछ रही है अगर हम तुम लोगों से पूछे ना तो बता नहीं पाओगे, थोड़ा सा सब्र कर लो। इन लोगों से पूछो क्या पूछ रहे थे, तेज बोलो जरा। हीम ग्रुप अभी जैसे कल खत्म किया था ना, एक कोफैक्टर समझ लो, इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का कोफैक्टर है, और वो टर्सरी स्ट्रक्चर में ही ऐड हो गया। मतलब अल्फा चेन बीटा चेन अपने आप में टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, तुमने 4 टर्सरी स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर दिया, और वो टर्सरी स्ट्रक्चर जब फॉर्म हुआ था तब वो आयरन के साथ थे, अब सबको हमने बाइंड कर दिया और ये फाइनली एक फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया हीमोग्लोबिन का। इज इट क्लियर? समझ में आया? बस इतना ही रखते हैं, तावले ज्यादा हो रहे तुम लोग। चलो कल फिर से रिवीजन, इसके आगे का रिवीजन करा लेंगे उसके बाद। हाँ
ईशा, श्रुति, कोई डाउट बेटा? यहाँ से आगे का कल रिवाइज करके आओगे, एक रिवीजन लेक्चर हम और ले लेंगे।